हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक कुमार डीआरडी क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वह डिस्कस करेंगे न्यूटन्स लॉ के नेक्स्ट लेक्चर के बारे में। इसमें कुछ हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे, न्यूमेरिकल्स देखेंगे और इसको समझेंगे कैसे इसको सॉल्व करेंगे, है ना। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास देखो कर रहा है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक एंड टेंशन इन स्ट्रिंग, है ना। अब यहाँ देखो, यहाँ हमको कुछ सिचुएशन दे रखा है, ठीक है ना। सिचुएशन क्या दे रखा है देखो, M1 M2 M3 ये तीन ब्लॉक है और तीनों जो है M1 M2 एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, M2 M3 दूसरे स्ट्रिंग से कनेक्टेड है और यहाँ एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं F और ये तीनों ब्लॉक जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है ना। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि जिस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव करेगा एक्सीलरेशन भी उसी डायरेक्शन में होगा। तो भाई एक्सीलरेशन तो हमारा इसी डायरेक्शन में आ जाएगा, ये तो बात क्लियर हो गई, ठीक है ना। एक्सीलरेशन का डायरेक्शन हमको फाइंड आउट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम इसका हम लोग ड्रॉ करेंगे एफबीडी, है ना। देखो एफबीडी में हम लोग क्या करते हैं कि पहला ब्लॉक का हम लोग ड्रॉ करेंगे मास M1 का, है ना। M1 पर क्या लगेगा, वेट डाउनवर्ड लगेगा, वेट लगेगा डाउनवर्ड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब सरफेस के कांटेक्ट में है तो सरफेस के कांटेक्ट में है तो सरफेस क्या करेगा, कांटेक्ट जो जिसके साथ कांटेक्ट में है वो सरफेस उसको कांटेक्ट फोर्स लगाएगा किधर, अपवर्ड। कांटेक्ट फोर्स किधर लगाएगा, अपवर्ड। तो अपवर्ड जो है कांटेक्ट फोर्स लग जाएगा। ये समझ में आ गया होगा। हम इस पर कई बार बात कर चुके हैं कि अगर इस सरफेस से कहा जाए कि M1 को आप धक्का दो तो किधर धक्का देगा, अपवर्ड डायरेक्शन में देगा, इसलिए N1 जो है अपवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। साथ ही साथ स्ट्रिंग है तो इसमें टेंशन लगेगा, स्ट्रिंग में क्या लगेगा, कौन सा फोर्स लगेगा, टेंशन। अब बात है कि टेंशन का डायरेक्शन क्या होगा, तो टेंशन के डायरेक्शन के लिए हमने डिस्कस किया है कि टेंशन का डायरेक्शन हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी होगा। तो बॉडी से दूर चलो, देख लो ना, बॉडी से दूर इधर जाना पड़ेगा तो ये इधर टेंशन हो जाएगा T, है ना। हम इसमें टेंशन T1 मान लेते हैं, चलो ठीक है, यहां तक सही है। चलो नेक्स्ट में हम लोग बात करते हैं M2 के लिए। किसके लिए बात करेंगे, M2। तो M2 यहां हमने रख लिया, बताओ M2। अब इसका तो वेट होगा किधर होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, M2G, बहुत अच्छा। साथ ही साथ ये सरफेस के कांटेक्ट में है तो यहाँ सरफेस जो है कांटेक्ट फोर्स लगाएगा किधर, अपवर्ड डायरेक्शन में। वही कंडीशन है कि यदि सरफेस से कहा जाए कि M2 को आप धक्का दो तो किधर धक्का देगा भाई, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ जो हो जाएगा N2 इस डायरेक्शन में हो जाएगा, क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ देखो, यहाँ जो M2 है ना उसके इस साइड भी स्ट्रिंग है, इस साइड भी स्ट्रिंग है, ध्यान देना है ना। तो टेंशन तो लगेगा इस पर, स्ट्रिंग है तो टेंशन लगेगा। अब टेंशन के डायरेक्शन की बात करें कि टेंशन का डायरेक्शन क्या होगा, तो अवे फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से दूर इधर, तो इधर हम लोग लिखेंगे टेंशन T1। एक ही स्ट्रिंग है तो इसमें टेंशन एक ही होगा T1। दूसरा स्ट्रिंग चेंज हो गया तो टेंशन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे T2। इसमें यदि हम T1 माने तो इसमें क्या मानना होगा, T2, क्योंकि स्ट्रिंग यदि डिफरेंट हो जाए तो टेंशन डिफरेंट हो जाएगा। सेम स्ट्रिंग में टेंशन सभी पॉइंट पर सेम होगा, ऐसा हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं ना। तो इधर अगर हम बात करें M2 की, तो M2 इधर स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो इस स्ट्रिंग में टेंशन के डायरेक्शन की बात करें तो अवे फ्रॉम द बॉडी इस डायरेक्शन में होगा T2। तो हम लोग बॉडी से दूर इस डायरेक्शन में इसका हम लोग T2 का डायरेक्शन ले लेंगे, ठीक है। उसी तरह M3 की बात करें, यहाँ देखो M3 है ना। M3 पर देखो बहुत सिंपल है, M3 की यदि हम बात करें तो इस पर क्या लगेगा, इस पर लगेगा वेट M3G। और वही बात है कि यदि सरफेस से बोला जाए कि आप इस पर धक्का लगाओ M3 पर तो किधर लगाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो कांटेक्ट फोर्स हो जाएगा N3 और इधर तो फोर्स F लग ही रहा है। टेंशन की बात करें, इधर स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो टेंशन क्या होगा, अवे फ्रॉम द बॉडी। तो M3 से दूर चलो, देखो इधर से M3 से दूर जाने के लिए इधर जाना पड़ेगा तो टेंशन का डायरेक्शन हो जाएगा T2, है ना। तो इस तरह से हमने क्या किया, M1 M2 M3 का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लिया। अब एक्सेलरेशन का डायरेक्शन तो भाई इधर है, सबको पता है, देखो एक्सेलरेशन इधर। अब हमें क्या करना होगा, M1 के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन, M2 के लिए, M3 के लिए। देखो हम लोग नेक्स्ट में बात करेंगे, यहाँ देखो इक्वेशन ऑफ मोशन लिखे तो फॉर M1 क्या लिखेंगे, फॉर M1 की बात करें तो क्या लिखेंगे, T1 इजिकल टू, है ना, T1 इजिकल टू M1 इंटू ए, यही आ जाएगा, ठीक है ना, इक्वेशन फर्स्ट। उसी तरह फॉर M2 की बात करें, M2 के लिए देखो, M2 के लिए देख लो, यहाँ हमारे पास क्या है, देखो M2 पर दो फोर्स लग रहा है एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में। कौन सा फोर्स लग रहा है, T2 और T1। अब देखना ये होगा कि नेट फोर्स हमको जो लिखना है तो क्या करेंगे कि कौन पॉजिटिव होगा और कौन निगेटिव होगा।
तो एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में हमने बताया है कि एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में जो फोर्स होगा वो हमेशा पॉजिटिव होता है और एक्सीलरेशन के अपोजिट निगेटिव होता है। तो एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में क्या है T2, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा और एक्सीलरेशन के अपोजिट में क्या लग रहा है T1, तो ये निगेटिव हो जाएगा। तो नेट फोर्स बनेगा हमारा T1 माइनस T2, है ना। नेट फोर्स हमारा बनेगा T1 माइनस T2, तो हम लिखेंगे T1 माइनस T2 इक्वल टू M2 इंटू ए। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। उसी तरह हम बात करेंगे फॉर M3 के लिए। M3 को देखो, M3 पर देख लो भाई, M3 पर क्या आता है, यहाँ देखो M3 पर भी दो फोर्स एक्ट कर रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, पहला F और दूसरा T2, और यहाँ एक्सेलेरेशन के डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है, F, है ना। एक्सेलेरेशन के डायरेक्शन में F है तो F क्या लेंगे, पॉजिटिव, और एक्सेलेरेशन के अपोजिट क्या है T2, तो T2 क्या लेना होगा, निगेटिव। अभी हमने बताया कि एक्सेलेरेशन के डायरेक्शन में पॉजिटिव, एक्सेलेरेशन के अपोजिट में निगेटिव, तो हम लिखेंगे F माइनस T2, क्या लिखेंगे, F माइनस T2, तो हम लिखेंगे F माइनस T2 इक्वल टू M3 इंटू ए। ये थर्ड इक्वेशन हो गया। अब हम ऐसा करते हैं कि फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड तीनों को ऐड कर लेते हैं, तो क्या आ जाता है T1 प्लस T1 माइनस T2 प्लस F माइनस T2, और ए कॉमन ले लो, अगर तीनों को हम लोग ऐड करेंगे तो हो जाएगा M1 प्लस M2 प्लस M3। ये सभी में आएगा, देख रहे हो ना, ये सभी में आएगा, एक हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ कुछ कैंसिल होगा, तुम कहोगे हाँ सर होगा, कौन कौन होगा, देखो यहाँ जो होगा नहीं T1, और यहाँ हो जाएगा, यहाँ सॉरी T2 माइनस T1 है, इसको हम थोड़ा सा सेकंड इक्वेशन को देख लो आप, सेकंड को देखो T2 माइनस T1 होना चाहिए, T2 माइनस T1 होना चाहिए, है ना। तो यहाँ हमको लिखना होगा T2 माइनस T1, है ना, T1 माइनस T2 नहीं, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, है ना, ये होना चाहिए, क्योंकि T2 जो है एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में है तो ये पॉजिटिव हो गया, और T1 एक्सीलरेशन के अपोजिट में है तो निगेटिव हो गया। बहुत अच्छा, तो हमने लिख लिया T2 माइनस T1। तो यहाँ हम इसको सुधार कर लेंगे थोड़ा सा, है ना, इसको कर लेंगे T2 माइनस T1, है ना। तो ये आ जाएगा हमारे पास, देखो क्या क्या कैंसिल होता है, ये प्लस और ये माइनस कैंसल, ये प्लस और ये माइनस कैंसल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा समझना, आ जाएगा F इजिकल टू ए इंटू M1 प्लस M2 प्लस M3। तो भाई यहाँ से ये निकल जाएगा क्या, बिल्कुल निकल जाएगा, M1 प्लस M2 प्लस M3, यहाँ से एक्सीलरेशन हमको निकल गया। चलो यही हमसे पूछ रहा था कि एक्सीलरेशन बताओ, सभी ब्लॉक का सेम एक्सीलरेशन होगा, इसलिए M1 के लिए भी यही होगा, M2 के लिए भी यही होगा, M3 के लिए भी यही होगा। बहुत अच्छा। अब हमसे पूछ रहा है टेंशन बताओ, तो T1 और T2 का वैल्यू पूछ रहा है, तो T1 के लिए हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन में रखो, तो T1 इक्वल टू हो जाएगा M1, और ए का वैल्यू रखो, ए का वैल्यू हो जाएगा F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 आ जाएगा। तो यहाँ से हमको टेंशन T1 कैलकुलेट हो गया। उसी तरह से यदि हम बात करें कि हमको T2 चाहिए होगा, तो थर्ड इक्वेशन में रख लेते हैं, किसमें, थर्ड में, तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, है ना, थर्ड इक्वेशन को रखो। देखो थर्ड में यदि हम देखें तो यहाँ देखो हमको T2 चाहिए, तो ऐसा करते हैं F को ऐसे ही रहने देते हैं, F को ऐसे, बहुत अच्छा, और M3A को इस डायरेक्शन में लेके आएंगे, तो ये निगेटिव हो जाएगा M3A इजिकल टू, अब जो T2 है ना, T2 को आप उस इक्वेशन की इस साइड ले जाओ, तो ये माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा T2, है ना। तो अब हम यहाँ लिखेंगे F माइनस M3, और A का वैल्यू हमने निकाला है, A का वैल्यू यहाँ पुट कर लो, तो A का वैल्यू आ जाएगा F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3, है ना, इक्वल टू T2। तो यहाँ से हमको F T2 निकल जाएगा। यदि हम F कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 माइनस M3 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 इजिकल टू T2, है ना, इजिकल टू T2, ये यहाँ से आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा F इंटू M3 कैंसिल हो जाएगा, तो M1 प्लस M2 और डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3, है ना, M1 प्लस M2 प्लस M3, यहाँ लिखेंगे M3 इजिकल टू T2। तो यहाँ से हम लोग क्या किए, हम लोग यहाँ से एक्सेलरेशन और साथ साथ टेंशन भी कैलकुलेट कर लिए, है ना, टेंशन भी कैलकुलेट। T2 का वैल्यू आ गया F इंटू M1 प्लस M2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3।
तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, पहले फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, यहाँ देख लो, पहले फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, फिर इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते समय हम ध्यान रखेंगे कि एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में पॉजिटिव होगा, एक्सीलरेशन के अपोजिट में नेगेटिव फोर्स होगा, और इस तरह से हम लोग एक इक्वेशन निकालेंगे, फिर दो सभी को ऐड किया तो हमारा एक्सीलरेशन आ गया, और एक्सीलरेशन का वैल्यू फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन में रख दिया तो हमको टेंशन कैलकुलेट हो गया, है ना। बाकी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हम लोग बात करेंगे मास पुली सिस्टम के लिए। तो मास पुली सिस्टम में क्या दिया हुआ है कि यहाँ एक पुल्ली है ना, और ये पुल्ली क्या है, मूवेबल नहीं है, फिक्स्ड पुल्ली है ना। पुल्ली हम लोग देखे होंगे, पुल्ली के लिए हमने डिस्कस किया हुआ है कि पुल्ली जो है एक इस तरह का सर्कल टाइप रहेगा, है ना, और उस पर हम लोग कुछ रस्सी रख के ऐसे खींचते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देखा आपने देखा होगा किसी पुराने मूवी में कि आप किसी या फिर ऐसे भी कहीं ऐसी जगह जहाँ कुआं से अपन वाटर निकालते हैं तो वहाँ एक पुल्ली लगा रहता है इस टाइप का, और उस पर से रस्सी से हम लोग खींचते हैं वाटर को बाहर निकालने के लिए, है ना। तो वो जो क्या है, वो उसी को अपन पुल्ली बोल रहे हैं यहाँ। तो उस पुल्ली में मास होता है, यहाँ पुल्ली हम लोग ऐसा एज्यूम कर रहे हैं जो मासलेस है ना, मासलेस है, ये ध्यान रखना है। यहाँ हमने एक एमोन ब्लॉक हैंग किया हुआ है स्ट्रिंग से, और पुल्ली की साइड M2 ब्लॉक हैंग किया हुआ स्ट्रिंग से। हमसे क्या पूछ रहा है कि बताओ आप कि ये एक्सीलरेशन क्या होगा दोनों ब्लॉक का, और साथ में टेंशन स्ट्रिंग में क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है। ये भी कह रहा है M2 ग्रेटर देन M1 है, यानी M2 का वैल्यू ग्रेटर है, तो M2 ग्रेटर है तो ये नीचे आ रहा होगा ऐसे, है ना, ये एक्सीलरेशन से, और एक इधर आ रहा होगा, ये तो ऊपर जा रहा होगा सेम एक्सीलरेशन से, जितना एक्सीलरेशन से इधर आएगा उतना एक्सीलरेशन से ऊपर जाएगा, क्योंकि स्ट्रिंग मासलेस है तो टेंशन सेम होगा, जिसकी वजह से एक्सीलरेशन भी दोनों का सेम होगा। क्लियर है। तो हमने क्या देखा कि एक्सीलरेशन जिस एक्सीलरेशन से डाउनवर्ड आएगा M2 उतना ही एक्सीलरेशन से M1 अपवर्ड जाएगा। क्वेश्चन हमारे पास ये है कि ए का वैल्यू हमको निकालना, ए का वैल्यू निकाल। तो इसका एक तरीका हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। पहला है कि हम लोग ऐसा करेंगे कि पहले फ्री बॉडी डायग्राम इसका ड्रॉ कर लेंगे ना। तो FBD हम देख लेते हैं, FBD बहुत सिंपल। अगर M1 को देखें, M1 है हमारे पास, वेट किधर लगेगा इसका बताओ, वेट जो लगेगा वो तो डाउनवर्ड लगेगा भाई, M1 इंटू जी। क्लियर है। साथ ही साथ स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो टेंशन लगेगा, टेंशन किधर लगेगा, अपवर्ड। बॉडी से दूर किधर चलोगे, अपवर्ड, तो टेंशन कहीं इस डायरेक्शन में इसका हो जाएगा T1, ठीक है ना। अब उसी तरह M2 की बात करें, ध्यान रखना M2 की बात करेंगे तो हमने M2 रख लिया, M2, और इस पर वेट लगेगा डाउनवर्ड M2G, और टेंशन किधर लगेगा, अपवर्ड। अब टेंशन अपवर्ड हम T1 माने हैं, T माने हैं, तो ऐसा करते हैं इसको T ही रखते हैं, है ना, T यहाँ रहेगा, तो T है इधर, T इधर। अब टेंशन की बात करें तो टेंशन बॉडी से दूर होगा, तो बॉडी से दूर स्ट्रिंग पकड़ के चलो, बॉडी से दूर चलना होगा तो किधर जाना पड़ेगा, अपवर्ड जाना पड़ेगा, इसलिए टेंशन जो है अपवर्ड डायरेक्शन में हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे। तो अगर M1 की बात करें तो यहाँ लिखेंगे फॉर M1 की बात करें तो फॉर M1 के लिए क्या आएगा, देखो M1 तो अपवर्ड जा रहा है, एक्सीलरेशन का डायरेक्शन इसका ऐसे है, और इसका एक्सीलरेशन का जो डायरेक्शन है वह कुछ इस डायरेक्शन में है एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन के डायरेक्शन वाला फोर्स तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में फोर्स क्या लग रहा है, T, तो T माइनस, और इसके अपोजिट वाला फोर्स निगेटिव होगा, M1G इजिकल टू M1 इंटू ए, एक्सीलरेशन फर्स्ट हो गया। उसी तरह हम बात करेंगे फॉर M2 के लिए। M2 के लिए देखो ये जो है ये एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में फोर्स क्या है, M2G, तो M2G पॉजिटिव होगा, और माइनस एक्सीलरेशन के अपोजिट में T है, ये तो निगेटिव हो जाएगा, M2 इंटू ए, इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं ना, फर्स्ट और सेकेंड दोनों को ऐड करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे फर्स्ट प्लस सेकेंड, ठीक है ना। फर्स्ट प्लस सेकेंड की बात करें तो क्या करेंगे, यहाँ देखो ऐसा करते हैं, इधर लिख लेते हैं ना, यहाँ यहीं लिखते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फर्स्ट प्लस सेकेंड, फर्स्ट क्या है T माइनस M1G, T माइनस M1G, है ना, यहाँ लिख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली, यहाँ लिखते हैं, इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा, इसको हटा देते हैं। तो हम लोग को लिखना है क्या, देखो दोनों को ऐड करना है, दोनों इक्वेशन को ऐड करना है। कैसे करेंगे, देखो बहुत ही सिंपल है। हम लोग ऐसा करेंगे, देखो आप यहाँ देखो फर्स्ट प्लस सेकेंड करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन है T माइनस M1G इजिकल टू M1 इंटू ए, T माइनस M1G M1 इंटू ए, ठीक है।
प्लस, यहाँ प्लस करना है ना, हम लोग प्लस करना है तो इसको डालते हैं, प्लस करेंगे, प्लस है ना, यहाँ जो आ जाएगा m2g माइनस टी इजिकल टू m1a प्लस m2a, ठीक है ना। अब यहाँ देखो हम लोग क्या करेंगे, ए टी और ए टी तो कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस, तो हमारे पास आएगा m2g माइनस m1g इजिकल टू ए कॉमन ले लो तो m1 प्लस m2 नहीं आ जाएगा, तो यहाँ से ए का वैल्यू निकल जाएगा m2g माइनस m1g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो यहाँ से देखो एक्सीलेशन निकल गया, बहुत अच्छा, एक्सीलेशन हमको कैलकुलेट हो गया। अब हम ऐसा करेंगे कि किसी एक इक्वेशन में रख देंगे तो हमको टेंशन निकल जाएगा। तो ऐसा करते हैं, हम फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं, हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्या आ जाएगा देखो, t इजिकल टू m1g है ना, t तो यहाँ रहेगा, m1g को इक्वेशन को उस साइड ले जाओगे तो माइनस से तो प्लस हो जाएगा, अब प्लस m1 इनटू a के पोजीशन पर ये वैल्यू रखना होगा, क्या जाएगा m2g माइनस m1g अपॉन m1 प्लस m2, क्लियर है। तो यहाँ से हम लोग टेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहो तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, जो भी रिजल्ट आए है ना, इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये टेंशन आ जाएगा हमारे पास। तो इस तरह से हमने टेंशन भी कैलकुलेट कर लिया और एक्सीलेशन भी कैलकुलेट कर लिया। हम समझते हैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब एक चीज हम लोग यहाँ देखेंगे, ठीक है ना, एक चीज यहाँ देखेंगे और बड़ा सिंपल है, यहाँ देखो, यहाँ क्या है, इसका सेकेंड मेथड हम लोग देखें, है ना। सेकेंड मेथड से हम लोग कैसे निकालेंगे इसका एक्सीलरेशन, हम लोग सेकेंड मेथड से कैसे निकाल, देखो आप, ये इक्वल टू हम लोग लिखेंगे नेट पुलिंग फोर्स, यहाँ सेकेंड मेथड हम डालें, नेट पुलिंग फोर्स अपॉन मास टू बी पुल्ड, तो नेट पुलिंग फोर्स क्या आएगा, ए का वैल्यू हमने लिखा नेट पुलिंग फोर्स अपॉन मास टू बी पुल्ड, है ना, नेट पुलिंग फोर्स समझना, तो यहां जो आ जाएगा ठीक है, नेट पुलिंग फोर्स मास टू बी पुल्ड। अब यहाँ जो आएगा नेट पुलिंग फोर्स, हमको देखना होगा कि नेट पुलिंग फोर्स इस केस में क्या लिखेंगे, तो नेट पुलिंग फोर्स देखो, यहाँ जो ब्लॉक था उसको हम लोग फिर से ड्रॉ करेंगे, ये था m2 है ना, और ये था m1, तो m1 और m2 की बात करें तो ए इस पर पुलिंग फोर्स क्या लगेगा m2g और इस पर क्या लगेगा m1g, ठीक है ना, m2g m1g नहीं लग रहा, तो ये जो है ये डाउनवर्ड आ रहा है, m2g डाउनवर्ड आ रहा है और m1g अपवर्ड जा रहा है, तो पुल कितने फोर्स से हो रहा है, m2 को यदि हम कहें कि m2 को आप नीचे, अर्थ जो है नीचे पुल कर रहा है कितना फोर्स से, m2g से, वेट के बराबर। उसी तरह से m1 को अर्थ अपनी तरफ खींच रहा है या कहो पुल कर रहा है कितना फोर्स से, m1g से, लेकिन दोनों को पुल कर रहा है, इधर भी पुल कर रहा है, अर्थ जो है इसको भी पुल कर रहा है, इसको भी पुल कर रहा है, बट ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है और ये ब्लॉक नीचे आ रहा है, देख रहे हो, ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है, ये ब्लॉक नीचे आ रहा है, यानी इसका पुलिंग फोर्स ज्यादा होगा ना, जो नीचे आ रहा है उसका पुलिंग फोर्स ज्यादा होगा, जो ऊपर जा रहा है उसका पुल तो दोनों हो रहा है, लेकिन किसका ज्यादा पुलिंग फोर्स है, जो नीचे आ रहा है, तो नीचे कौन आ रहा है m2, तो m2 का पुलिंग फोर्स ज्यादा होगा किससे, m1 से, दोनों का पुलिंग फोर्स पता है, m2 के लिए पुलिंग फोर्स m2g, m1 के लिए पुलिंग फोर्स m1g। यदि आपसे पूछा जाए कि m2g और m1g में कौन ज्यादा है, तो आप क्या कहोगे, m2 ब्लॉक नीचे आ रहा है, यानी m2g ज्यादा फोर्स है किससे, m1g से, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखो, यहाँ हम लोग लिखेंगे m2g माइनस m1g अपॉन नेट पुलिंग फोर्स जो हमारा आ जाएगा m1 प्लस m2, कितना मास पुल किया गया, m1 प्लस m2, तो इस केस में एक्सीलरेशन का वैल्यू यही आ जाएगा, है ना, इस केस में एक्सीलरेशन का वैल्यू यही, हम डायरेक्ट यहाँ निकाल सकते हैं नेट पुलिंग फोर्स अपन मास टू बी पुल्ड, नेट पुलिंग फोर्स को मैक्सिमम पुलिंग फोर्स माइनस मिनिमम पुलिंग फोर्स लिख सकते हैं,
मैक्सिमम पुलिंग फोर्स m2g और मिनिमम पुलिंग फोर्स m1g। तो इस तरह से हमने एक्सीलरेशन यहाँ कैलकुलेट कर लिया। तो इस क्वेश्चन में हमसे यही पूछ रहा था कि एक्सीलरेशन बताओ, टेंशन बताओ, हमने दोनों कर लिया। सेकंड मेथड भी एक्सीलरेशन का हमने देख लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट में हमारे पास मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन है ना। यहाँ एक इंक्लाइंड प्लेन है और इस पर कुछ ब्लॉक का मोशन, ब्लॉक का एक्सीलरेशन निकालना है और ब्लॉक प्लेस्ड किया हुआ हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो हमको इसका एक्सीलरेशन निकालना है, इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन निकालना है, साथ में इसमें हम लोग टेंशन भी निकालेंगे। साथ ही साथ अगला जो है एक और क्वेश्चन हमारे पास इसी का थर्ड पार्ट है। जैसे ब्लॉक रखा हुआ है यहाँ m1 मान लो, तो m1 और m2, और इसमें हमको दोनों ब्लॉक का एक्सीलरेशन चाहिए होगा और साथ ही साथ टेंशन चाहिए होगा। ठीक है ना। तो हम लोग क्वेश्चन समझ गए। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट को स्टार्ट करेंगे कि फर्स्ट को कैसे सॉल्व करते हैं ना। तो फर्स्ट वाला हम लोग देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट में हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ फर्स्ट सोल्यूशन की बात करें तो सबसे पहले फर्स्ट को सोल्यूशन करेंगे और इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, FBD है ना, FBD। तो यहाँ ब्लॉक हमने रख लिया, मास m है, मास क्या है m है, बहुत अच्छा। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इसका FBD ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या लग रहा होगा, इस पर वेट लग रहा होगा। वेट हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में बिल्कुल वर्टिकली सीधा होगा, बिल्कुल वर्टिकल एकदम सीधा होगा ऐसे। तो m1g आया, ठीक है ना, m है तो mg हमने रख लिया। अब यहाँ कुछ एंगल दिया हुआ है, ये एंगल है थीटा। अब हम लोग ऐसा करेंगे कि ये जो इंक्लाइंड प्लेन है, ये प्लेन को बोलते हैं इंक्लाइंड प्लेन। देख रहे हो ना, ये प्लेन क्या है, ये जो लाइन है ना, ये लाइन जिस पर ये ब्लॉक रखा हुआ है, इसको बोलते हैं अपन इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन क्यों? वह प्लेन जो हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बनाता है, देख रहे हो, हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बनाता है, इस प्लेन को बोलते हैं इंक्लाइंड प्लेन। तो इंक्लाइंड प्लेन पर ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास m है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, वेट लगा। अब इस इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर एक लाइन खींचते हैं। किसके परपेंडिकुलर खींचना है भाई? इंक्लाइंड प्लेन के, इंक्लाइंड प्लेन, इस प्लेन के परपेंडिकुलर। तो ए एंगल थीटा है, तो हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था, ए एंगल थीटा हो जाएगा, बहुत अच्छा। साथ ही साथ ये प्लेन जो है ना, प्लेन कॉन्टेक्ट फोर्स लगाएगा। ये प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन इस बॉडी पर कॉन्टेक्ट फोर्स लगाएगा, और कॉन्टेक्ट फोर्स हमेशा कॉन्टेक्ट सरफेस पर लगता है, पहली बात। दूसरा, कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर तो ये लाइन है, तो इसी लाइन के अलाउंग हमको फोर्स लगेगा नॉर्मल n, है ना। हमने यहाँ n रख लिया, बहुत बढ़िया। अब यहाँ देखो, mg इस लाइन के साथ एंगल बना रहा है, तो mg को हम लोग कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। कैसे? जिसके साथ एंगल बनाएगा mg cos थीटा, बहुत अच्छा, और इसके परपेंडिकुलर जो होगा हो जाएगा mg sin थीटा, परपेंडिकुलर जो हो जाएगा mg sin थीटा। अब हमको क्या करना होगा कि ये देखना है कि ये ब्लॉक किधर मूव कर सकता है। देखो, ये ब्लॉक जो है, अगर यहाँ ये सरफेस स्मूथ है और ऐसे ब्लॉक को हमने रख दिया है, तो ब्लॉक तो इसी डायरेक्शन में मूव करेगा, तो एक्सीलरेशन भी इसी डायरेक्शन में होगा। क्या एक्सीलरेशन भी इसी डायरेक्शन में होगा? तो हम यहाँ एक्सीलरेशन की बात करेंगे, तो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन हमको नोन हो गया है ना। एक्सीलरेशन का डायरेक्शन तो ऐसे होगा, ठीक है ना, तो ऐसे होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एफ नेट लिखेंगे, एफ नेट इजकल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में एक ही फोर्स है, तो हम यहाँ लिखेंगे mg sin थीटा इजकल टू मास, इसका m है तो मास इनटू एक्सीलरेशन। m और m तो कैंसिल हो गया, तो a इजकल टू क्या आ जाएगा, g sin थीटा, a इजकल टू g sin थीटा। तो यही एक्सीलरेशन हमसे पूछ रहा था कि एक्सीलरेशन बताइए क्या होगा। तो एक्सीलरेशन का वैल्यू आएगा a इजकल टू g sin थीटा। इसमें एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ जो नॉर्मल फोर्स लगा, साथ ही साथ नॉर्मल को बैलेंस कौन करेगा, एंड n इजिकल टू क्या आ जाएगा, mg cos थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। ये दोनों फोर्स n और mg cos थीटा इक्वल होना चाहिए, तभी यह सरफेस, तभी ये जो बॉडी है ना, इस सरफेस के कांटेक्ट में रहेगा। बॉडी इस सरफेस के कांटेक्ट में तभी रहेगा जब इस डायरेक्शन का फोर्स और mg cos थीटा इक्वल होगा। तो n इजिकल टू mg cos थीटा हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन एक्सीलरेशन जो प्रोड्यूस हो रहा है वह केवल mg sin थीटा की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। तो एफ नेट में इसी फोर्स को कंसीडर करेंगे जिस फोर्स की वजह से एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। तो mg sin थीटा की वजह से एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, तो एफ नेट की जगह रख लिए mg sin थीटा, mm कैंसिल हो गया, तो a इक्वल टू g sin थीटा हमको आ गया। तो हमसे यही पूछ रहा था एक्सीलरेशन बताइए, तो a इक्वल टू g sin थीटा। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सोल्व हो गया।
अब सेकंड पार्ट में हम लोग देखते हैं, सेकंड पार्ट हमारा क्या है। सेकंड पार्ट में हम फिगर पहले ड्रॉ कर लेंगे यहाँ, और आसान हो जाएगा सेकंड पार्ट, ठीक है ना। अब यहाँ देख, ये हमारे पास इस तरह का इनक्लाइन प्लेन है, और इस पर हमने पुल्ली रख लिया है, यहाँ ब्लॉक रख लिया, और ब्लॉक का मास है m1, ठीक है भाई, और यहाँ क्या है m2, यहाँ क्या है m2, ठीक है, यही दिया हुआ, देख लो क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, क्वेश्चन नहीं है, देख लो क्वेश्चन नहीं है, m1 और m2 एंगल जो दिया हुआ है थीटा, m2 ग्रेटर है m1 से, तो यहाँ एंगल जो है थीटा है, और m1 m2 ग्रेटर है m1 से, बहुत अच्छा। अच्छा m2 ग्रेटर है m1 से, तो क्या हो रहा होगा, m2 डाउनवर्ड आएगा, यानी ये इस डायरेक्शन में आएगा एक्सीलरेशन, और ये बॉडी जो है इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ये एक्सीलरेशन ऐसे आएगा। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग ड्रॉ करें तो देखो क्या आएगा, और ये बहुत ही सिंपल है। तो सबसे पहली बात तो है कि इस पर वेट लगेगा m1g लगेगा, बहुत अच्छा। अब इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक लाइन खींचेंगे, इस प्लेन के इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर, ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा। इसको हमने डिस्कस किया है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का फर्स्ट और सेकंड लेक्चर आप देख सकते हो, उसमें हमने बताया है थीटा, ये थीटा है तो ये थीटा होगा। साथ ही साथ वेक्टर में हम लोग एक चीज पढ़ते हैं कि अगर ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है वाई एक्सिस है, और कोई वेक्टर ए है और एंगल यहाँ थीटा है, तो जिसके साथ एंगल बनाएगा वो होता है ए कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा ए साइन थीटा। तो यहाँ भी यही है, यहाँ क्या सीन है देखो, m1g इस लाइन के साथ एंगल बना रहा है भाई, तो क्या लिख सकते हैं m1g cos थीटा, जिसके साथ एंगल बनाया, m1g इस लाइन के साथ एंगल बनाया तो एक cos कंपोनेंट हो गया इस फार्मूला से, ये वेक्टर में हमने बताया है। साथ ही साथ इसके परपेंडिकुलर साइन होगा, तो इसके परपेंडिकुलर हम लोग लिख लेते हैं m1g साइन थीटा। यहाँ तक क्लियर है, बहुत अच्छा। अब देखो हमारे पास क्या है, यहाँ स्ट्रिंग से कनेक्टेड, साथ ही साथ एक चीज और ध्यान रखना है कि ये जो सरफेस है, यह सरफेस कांटेक्ट फोर्स लगाएगा, कांटेक्ट फोर्स कहीं इसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में होगा, तो ये हो जाएगा n, ठीक है, यहाँ n। चलो अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ जो है स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो स्ट्रिंग में क्या कौन सा फोर्स लगता है, टेंशन, क्या लगता है टेंशन, तो टेंशन लगेगा। अब क्वेश्चन ये है कि टेंशन का डायरेक्शन क्या होगा, तो टेंशन के डायरेक्शन पर हम लोग कई बार बात कर चुके, टेंशन का डायरेक्शन बॉडी से अवे होगा, तो बॉडी से दूर चलो, बॉडी से दूर तो इधर चलना पड़ेगा, तो इधर हो जाएगा टेंशन टी, एक ही स्ट्रिंग है यहाँ से यहाँ तक, तो टेंशन एक ही होगा टी, बहुत अच्छा। अब इस बॉडी को हम लोग देख लेते हैं, इसका फ्री बॉडी डायग्राम। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम जो आएगा, पहला तो यह है कि इस पर वेट लगेगा m2g लगेगा, बहुत अच्छा। साथ ही साथ अब हम लोग टेंशन की बात करेंगे, क्योंकि स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो टेंशन भी लगेगा, और टेंशन बॉडी से दूर लगेगा, तो बॉडी से दूर जाने के लिए ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा ऊपर की तरफ टेंशन टी, ठीक है ना। तो टेंशन हमको लग गया और यहाँ वेट लग गया, तो ये डायरेक्शन समझ में आ गया होगा सबको फ्री बॉडी डायग्राम का। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इसको इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे, ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ मोशन देखो क्या आता है इसका, तो हम लोग m1 के लिए लिखेंगे, उसी तरह m2 के लिए लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे फॉर m1 के लिए देख लेते हैं भाई। m1 जो है, m1 का एक्सेलेरेशन देखो इस डायरेक्शन में है, तो इस डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन है, तो एक्सेलेरेशन के डायरेक्शन में जो फोर्स होगा वो तो पॉजिटिव होगा, तो एक्सेलेरेशन के डायरेक्शन में कौन सा फोर्स दिख रहा है, देखो एक्सेलेरेशन के डायरेक्शन में टी दिख रहा है, तो टी तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो टी, और एक्सेलेरेशन के अपोजिट में क्या है देखो m1g साइन थीटा है, ये तो निगेटिव हो जाएगा, m1g साइन थीटा इजिकल टू m1 इंटू ए, यही आ जाएगा ना। तो इक्वेशन फर्स्ट आ गया हमको। उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे कि m2 के लिए लिख लेंगे, m2 के लिए तो हम यहाँ लिखेंगे फॉर m2 के लिए बात करें तो m2 एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में कौन सा फोर्स दिख रहा है m2g, तो एक्सीलरेशन के डायरेक्शन वाला फोर्स क्या होगा पॉजिटिव, तो m2g तो पॉजिटिव हो गया, तो हम यहाँ लिखेंगे m2g और माइनस एक्सीलरेशन के अपोजिट में कौन सा फोर्स है t, तो t जो है निगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा t इजिकल टू m2 मास इंटू एक्सीलरेशन, तो मास है m2 इंटू एक्सीलरेशन है, यह इक्वेशन सेकंड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो ऐसा करेंगे कि फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देंगे, नाउ फर्स्ट प्लस सेकंड कर दें, तो हमारे पास क्या आता है t माइनस m1g साइन थीटा प्लस m2g माइनस टी इजिकल टू m1a प्लस m2a, यही आ जाएगा। अब यहाँ कुछ कैंसिल होगा, हाँ बिल्कुल होगा,
टी प्लस और टी माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, m2g माइनस m1g साइन थीटा, और यहाँ से ये कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, m1 प्लस m2, यही बचेगा ना, m1 प्लस m2। अब हमारे पास क्या आ जाएगा कि यहाँ से एक्सीलरेशन हम लोग निकाल सकते हैं m2g माइनस m1g साइन थीटा डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो इस तरह से हम लोग यहाँ से एक्सीलरेशन कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर है, तो हमको एक्सीलरेशन पता हो गया, और जब एक्सीलरेशन पता हो गया तो क्या टेंशन हम लोग निकाल सकते हैं, बिल्कुल सर निकाल सकते हैं। कैसे, ऐसा करते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन में ए का वैल्यू पुट कर देंगे। फर्स्ट इक्वेशन देखो यही है ना, तो फर्स्ट इक्वेशन में ए का वैल्यू पुट करेंगे तो हमको टेंशन निकल के आ जाएगा। तो चलो देखते हैं यहाँ हम लोग फर्स्ट में कैसे पुट करते हैं। तो हम लिखेंगे t इजिकल टू, हम डायरेक्ट लिखते हैं t इजिकल टू, फर्स्ट इक्वेशन देखो भाई एक बार फिर देखते हैं। देखो t इजिकल टू, इस टर्म को इक्वेशन के इधर ले जाएंगे तो ठीक है ना, इक्वेशन के इस साइड ले जाएंगे तो ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, तो हमारे पास आ जाएगा m1g साइन थीटा, तो t इजिकल टू आ जाएगा m1g साइन थीटा, ठीक है ना, प्लस m1, और a का वैल्यू हमने निकाला है, a का वैल्यू देख लो क्या निकाले हैं भाई, तो a का वैल्यू निकाले m2g माइनस m1g साइन थीटा अपॉन m1 प्लस m2, तो हम लिखेंगे m2g माइनस m1g साइन थीटा अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। तो इस तरह से हमारा टेंशन का वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट हो गया। आप चाहो तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो या फिर ऐसे भी छोड़ दो, है ना, सिंप्लीफाई कर लोगे तो रिजल्ट हमारा आ जाएगा। तो टेंशन भी हमको पता हो गया, और क्या पता करना था हमको, और हमको पता करना था एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन और टेंशन दोनों इस केस में हमको पता हो गया। तो हम समझते हैं यहाँ तक सबको समझ में आया होगा, तो इसको आप एक बार नोट कर लो। चलो हम लोग नेक्स्ट में बात करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास अगला थर्ड की बात करें। थर्ड क्या है, देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड में यहाँ देख लेते हैं क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखो भाई, ठीक है ना, थर्ड यहाँ है, और ये क्वेश्चन ये सिचुएशन हमको दिया हुआ है थर्ड में, m1 m2, यहाँ एंगल अल्फा यहाँ बीटा है और ये पुल्ली से कनेक्टेड है, और कह रहा है m2 ग्रेटर देन m1 है, तो हमको एक्सीलरेशन निकालना है, साथ में स्ट्रिंग में टेंशन निकालना है। तो स्ट्रिंग तो एक ही है तो टेंशन सेम होगा, टेंशन इधर भी होगा, इधर भी टेंशन टी ही होगा। चलो हम लोग देखते हैं इसका। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, है ना, फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं। तो हम लोग ऐसा करेंगे, पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं। चलो बहुत अच्छा। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या है, पुल्ली हमने रख लिया, बहुत अच्छा। अब यहाँ ब्लॉक को रख लिया, ब्लॉक है क्या m1, ठीक है, और उसी तरह से यहाँ ब्लॉक है, यहाँ ब्लॉक क्या है बताओ, m2, बहुत अच्छा। और एक कुछ एंगल दिया है अल्फा और एक कुछ एंगल दिया है बीटा। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे सबसे पहले। तो फ्री बॉडी डायग्राम में सबसे पहले वेट लगेगा, इसका वेट लगेगा क्या m1g, बहुत अच्छा। और इस इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर एक लाइन खींचते हैं, और ये अल्फा है तो ये भी अल्फा हो जाएगा, तो जिसके साथ एंगल बनाएगा वो क्या हो जाएगा, कॉस कंपोनेंट हो जाएगा m1g कॉस अल्फा, ठीक है। और इसके बाद इसके परपेंडिकुलर जो आ जाएगा m1g साइन अल्फा, ठीक है। साथ ही साथ देखो एक ये सरफेस कांटेक्ट फोर्स इधर लगाएगा, हम इसको n1 मान लिए, बहुत अच्छा। और अगर ये स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग में टेंशन लगेगा, और टेंशन हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी होता है, तो बॉडी से दूर चलो, यानी इधर लगेगा टेंशन टी, बहुत अच्छा, टेंशन टी। अब इसी तरह हम लोग m2 की बात करेंगे, तो m2 पर भाई वेट लगेगा डाउनवर्ड, m2g वेट क्या लगेगा डाउनवर्ड, और हमने लिखा m2g वेट क्या लगेगा इसका m2g, तो वेट लगेगा m2g, बहुत अच्छा। साथ ही साथ हम एक इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक लाइन खींचेंगे, और ये बीटा है तो ये भी बीटा हो जाएगा, देख रहे हैं, ये हमने बताया है, ये एंगल जो होगा वही ये एंगल हो जाता है, सेम हो जाता है। तो जिसके साथ m2g एंगल बनाएगा वो तो कॉस हो जाएगा, m2g कॉस बीटा, है ना, और कॉस बीटा, और इसके परपेंडिकुलर जो आएगा वह तो साइन आ जाएगा, तो हो जाएगा m2g साइन बीटा, ठीक है, बहुत अच्छा, m2g साइन बीटा। अब यहाँ देखो, यहाँ स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो टेंशन लगेगा, और टेंशन हमेशा अवे फ्रॉम दी बॉडी होता है, तो बॉडी से दूर चलना होगा, तो इधर टेंशन लगेगा टी। साथ ही साथ यहाँ कॉन्टेक्ट में है तो कॉन्टेक्ट सरफेस इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, और इधर लगेगा n2, क्लियर है।
तो यहाँ तक हम लोग समझ गए फ्री बॉडी डायग्राम इस फिगर का। हमने लिखा M1G और एक लाइन खींचा इस प्लेन के परपेंडिकुलर, ए एंगल अल्फा तो भी एंगल अल्फा, जिसके साथ M1G एंगल बनाएगा और कॉस होगा तो M1G कॉस अल्फा, और कॉस लाइन के परपेंडिकुलर साइन तो M1G साइन अल्फा, और यहाँ सरफेस कॉन्टेक्ट में है तो कॉन्टेक्ट फोर्स N1, यहाँ स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो अवे फ्रॉम द बॉडी टेंशन इधर लग गया। सिमिलरली यहाँ वेट लगा M2G है ना, और M2G वेट लगा, और साथ ही साथ इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक लाइन खींच लिए, तो ये जो एंगल ए होगा वही एंगल ए हो जाता है जैसे इसमें हुआ था। तो M2G इस लाइन के साथ एंगल बना रहा है तो हो जाएगा M2G cos बीटा, cos कंपोनेंट, और cos के परपेंडिकुलर साइन हो जाएगा M2G sin बीटा। साथ ही साथ इधर स्ट्रिंग है तो टेंशन अवे फ्रॉम द बॉडी इस डायरेक्शन में लगेगा, और यहाँ नॉर्मल लगेगा। तो ये हो गया फ्री बॉडी डायग्राम। क्या हो गया भाई इसका? FBD। तो फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग अच्छे से समझ गए। अब हम लोग लिखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में। इक्वेशन ऑफ मोशन लिखने से पहले थोड़ा एक्सीलरेशन के बारे में विचार करते हैं। M2 का वैल्यू ज्यादा है तो M2 इधर आ रहा होगा, यानी इसका एक्सीलरेशन कहीं ऐसे होगा इस डायरेक्शन में। उसी तरह से जब ए ब्लॉक इधर आएगा और ए ब्लॉक इससे कनेक्टेड है तो ए भी कहीं इधर जाएगा, तो इसका एक्सीलरेशन कहीं इस डायरेक्शन में होगा। तो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन हमको पता हो गया, इसका इधर आएगा और इसका इधर जाएगा। बहुत अच्छा। तो अब अगर हम M1 के लिए लिखें, यदि इक्वेशन ऑफ मोशन हम M1 के लिखें तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखते हैं देखो, और ये बहुत ही सिंपल है। फॉर M1 के लिए देख लो, M1 के लिए देखो, तो ब्लॉक कहीं इधर जा रहा है तो इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में जो फोर्स होगा वो पॉजिटिव लेना होगा। तो एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है? T, तो T पॉजिटिव हो जाएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे T माइनस, है ना, और एक्सीलरेशन के अपोजिट में क्या है? M1G साइन अल्फा, तो हम लिखेंगे M1G साइन अल्फा इजिकल टू M1 इंटू ए। ये एक्सीलरेशन हो गया। बहुत अच्छा, चलो ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लें, ठीक है। अब उसी तरह से हम सेकंड के लिए लिखें तो फॉर M2 के लिए देख लो भाई, M2 के लिए देखो, M2 इस डायरेक्शन में आ रहा है तो एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में फोर्स जो होगा पॉजिटिव होगा, यानी M2G साइन बीटा पॉजिटिव हो जाएगा, M2G साइन बीटा पॉजिटिव, और माइनस एक्सीलरेशन के अपोजिट में जो फोर्स है वो T है, तो T इजिकल टू M2 इंटू ए। ठीक है, ये इक्वेशन सेकंड होगी। अब यहाँ देखो, यहाँ सिंपल है, क्या है देखो, यहाँ जो जैसे और भी फोर्सेज है N1 M1G cos अल्फा, N2 M2G cos बीटा, N1 और M1G cos अल्फा ये दोनों इक्वल होगा। उसी तरह N2 और M2G cos बीटा ये भी दोनों इक्वल होगा, तभी सरफेस पर या कॉन्टेक्ट में रहेगा। लेकिन अगर हमको इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना हो, F इजिकल टू मास इंटू एक्सीलरेशन अप्लाई करना हो, उस केस में हम वही फोर्स कंसीडर करेंगे जो एक्सीलरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो एक्सीलरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल एक्सीलरेशन के अलोंग या अपोजिट में जो फोर्स है वही हो सकता है। तो एक्सीलरेशन के अलोंग जो फोर्स है M2G साइन बीटा, अपोजिट में T है, यही दोनों फोर्स एक्सीलरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो F नेट इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन में इसी फोर्स को कंसीडर करना है, ये दोनों फोर्स कंसीडर नहीं होगा। वही कंडीशन M1 के लिए भी लगेगा, एक्सीलरेशन के अपोजिट या एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में जो फोर्स है वही रिस्पॉन्सिबल है एक्सीलरेशन के लिए, तो T और M1G साइन बीटा ही रिस्पॉन्सिबल है इसमें, है ना। इसलिए इक्वेशन ऑफ मोशन में T और M1G साइन बीटा लिखेंगे। अब यहाँ देखो, तो हमने लिख लिया। अब कैसे लिखा हमने बताया, एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में पॉजिटिव और एक्सीलरेशन के अपोजिट में नेगेटिव, इसी कंसेप्ट पर हमने इक्वेशन बनाया है। अब हम ऐसा करेंगे, फर्स्ट प्लस सेकंड करेंगे, तो फर्स्ट प्लस सेकंड कर लेते हैं, तो आ जाएगा T माइनस M1G साइन अल्फा प्लस M2G साइन बीटा माइनस T इजिकल टू M1A प्लस M2A। क्लियर है? तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं कि T और T तो कैंसिल ही हो जाएगा, ठीक है ना भाई। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, समझो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास जो आएगा यहाँ लिखेंगे M2G साइन बीटा, M2G साइन बीटा माइनस M1G साइन अल्फा इज इक्वल टू, ए कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा, M1 प्लस M2, यही आ जाएगा। तो एक्सीलरेशन का वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा, M2G साइन बीटा, M2G साइन बीटा माइनस, यहाँ स्पेस थोड़ा कम पड़ रहा है, हम लोग नेक्स्ट में देख लेते हैं, नेक्स्ट में आ जाएगा, यहाँ लिखते हैं एक्सीलरेशन A इज इक्वल टू M2G साइन बीटा माइनस M1G साइन अल्फा अपॉन
m1 प्लस m2। तो इस तरह से हमको एक्सीलरेशन पता हो गया है ना, एक्सीलरेशन हमको पता हो, क्लियर है। अब जब एक्सीलरेशन पता हो गया तो अब हमको क्या पूछ रहा है, देखो देखो यहाँ एक्सीलरेशन हमने निकाल लिया, ठीक है ना, m2g साइन बीटा, यहाँ से हमने आगे लिख लिया है, इसको कंसिडर नहीं करना है ना, आगे लिख लिया, चलो ठीक है। तो हमने क्या देखा कि यहाँ से एक्सीलरेशन निकालिए, जब एक्सीलरेशन हमको पता हो गया ना तो फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे तो हमको टेंशन पता हो जाएगा, टेंशन हमको पता हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन में रख लो। देखो तो हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट फर्स्ट इक्वेशन डायरेक्ट लिखेंगे, टी इक्वल टू, अब यहाँ देखो देखो अगर फर्स्ट इक्वेशन है तो ऐसा करते हैं कि m1g साइन अल्फा को इक्वेशन के इस साइड लेके जाएंगे, तो यहाँ माइनस है तो इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, तो हम क्या लिखेंगे t इक्वल टू m1g साइन अल्फा प्लस m1 इंटू एक्सीलरेशन का वैल्यू यहाँ से रख लो m2g साइन बीटा है ना माइनस m1g साइन अल्फा और डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो इस तरह से हम लोगों का टेंशन यहाँ से कैलकुलेट हो गया, थोड़ा स्पेस आप चेक कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो यहाँ से हमको टेंशन भी निकल गया। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं अपन, है ना, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, जो भी टेंशन का वैल्यू आ जाए। तो एक्सीलरेशन और टेंशन हमको पता हो गया। तो यहाँ से एक बार आप देख लो, है ना, हमको लगता है यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। फ्री बॉडी डायग्राम, साथ ही साथ इक्वेशन ऑफ मोशन, फिर दोनों को ऐड किया तो एक्सीलरेशन आ गया, फिर एक्सीलरेशन का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रखे तो हमको टेंशन पता हो गया। तो पहले इसको नोट कर लो। चलो नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या, देखो देखो नेक्स्ट में है इस तरह का सिचुएशन हमको दिया हुआ है, ठीक है, इस तरह का सिचुएशन दिया हुआ हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि इसमें हमको एक्सीलरेशन निकालना है और साथ ही साथ स्ट्रिंग के बीच टेंशन निकालना है। फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक्स एंड टेंशन इन स्ट्रिंग, ये दोनों ब्लॉक्स में से हमको ब्लॉक का एक्सीलरेशन निकालना है और टेंशन निकालना है। तो पहले हम लोग ऐसा करेंगे कि इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं फर्स्ट का, है ना। देखो कैसे करते हैं, तो हमारे पास आएगा, फर्स्ट का सलूशन करते हैं, बड़ा सिंपल है। देखो भाई, तो हम लोग ऐसा करेंगे, पहले हम इस फिगर को ड्रॉ कर लेंगे तो और आसान हो जाएगा हमको थोड़ा। तो हम ऐसा करेंगे, यहाँ ड्रॉ कर लिए और यहाँ मास जो दिया हुआ है, मास दिया हुआ है कितना, एक बार देख लें। तो मास दिया है m1 m2 और m1, m2 और m1, तो हम रख लेंगे m2, ध्यान रखना यहाँ हो गया m2, है ना, और यहाँ हो गया m1, ठीक है भाई, और इधर फोर्स जो लग रहा है F। अब इसको हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम में ड्रॉ करेंगे। तो ये एंगल थीटा है, तो इसका वेट लगेगा, देखो इसका भी वेट लगेगा इधर m2g, और इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक लाइन खींचते हैं, ये थीटा है तो भी थीटा हो जाएगा। तो जिसके साथ एंगल बनाएगा क्या, अभी हमने बताया कॉस हो जाता है, तो हो जाएगा m2g कॉस थीटा हो जाएगा। साथ ही साथ इधर क्या हो जाएगा m2g साइन थीटा, बहुत बढ़िया। अब यहाँ देखो कॉन्टेक्ट में है, यहाँ देखो कॉन्टेक्ट में है, तो कॉन्टेक्ट फोर्स इसको किधर धक्का दे सकता है, इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलरली, हो जाएगा n1 n2, यहाँ n2 m2 है ना, तो n2 मान लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। साथ ही साथ यहाँ स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो इसमें टेंशन भी लगेगा, और टेंशन जो है किधर लगेगा, अवे फ्रॉम द ब्लॉक बॉडी, तो इधर लगेगा टेंशन T। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हमने क्या किया, वेट लगा लिया, ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा भाई। तो जिसके साथ एंगल बनाया कॉस कंपोनेंट m2g कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर m2g साइन थीटा, नॉर्मल फोर्स बिल्कुल इधर लगेगा परपेंडिकुलरली n2, और टेंशन अवे फ्रॉम द बॉडी, तो अब बॉडी से दूर चलना होगा तो किधर जाना पड़ेगा, इधर, तो इधर टेंशन का डायरेक्शन हो गया। दूसरे के लिए हम लोग बात करें तो दूसरा, इस पर भी वेट लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, m1g मास m1 तो m1g लगेगा। और जैसे यहाँ परपेंडिकुलर लाइन खींचे थे इस प्लेन के, तो यहाँ भी एक खींचते हैं, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो जिसके साथ एंगल बना रहा है m1g वह कॉस हो जाएगा, तो m1g कॉस थीटा, बहुत अच्छा। और साथ ही साथ इस कॉस के परपेंडिकुलर साइन होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे m1g साइन थीटा, ठीक है ना, m1g साइन थीटा, ये आ गया। और स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो टेंशन भी लगेगा, और टेंशन बॉडी से दूर यानी इस डायरेक्शन में लगेगा, टेंशन T, ठीक है। एक कांटेक्ट सरफेस जो है कांटेक्ट फोर्स इधर लगाएगा n1, और F तो इधर लग ही रहा है ना। तो हमको लग रहा है कि फ्री बॉडी डायग्राम सबको समझ में आ गया होगा। यहाँ लगा m1g,
और ए एंगल थीटा है, एक लाइन खींचते हैं परपेंडिकुलर, प्लेन के परपेंडिकुलर एक लाइन खींचेंगे, तो ये थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा। तो जिसके साथ एंगल बनाया M1G cos थीटा, और उसके परपेंडिकुलर जो हो गया M1G sin थीटा, और यहाँ कॉन्टेक्ट में है तो कॉन्टेक्ट फोर्स इधर लगेगा। अब एक क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा कि भाई बार बार हम लोग इस प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन क्यों खींच रहे हैं? देखो इसलिए कि देखो इसमें जो है एक्सिस हम लोग लिए हैं, ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस है। एक्सिस हम लोग ऐसे कंसीडर किए हुए इंक्लाइन प्लेन पर, तो ये हो जाएगा एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा वाई एक्सिस। तो फोर्सेज को ऐड करना है, तो हम लोग पहले भी क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, यदि फोर्स को आपको ऐड करना है तो सभी फोर्सेज या तो एक्स एक्सिस में होना चाहिए, नहीं तो वाई एक्सिस में होना चाहिए। तो देखो अगर एक्स इधर है, वाई इधर है, तो ये जो M1G है ये ना ही एक्स एक्सिस के अलाउंग है ना ही वाई एक्सिस के अलाउंग है, तो इसको हम लोग कंपोनेंट में ब्रेक करके एक्स और वाई के अलाउंग लेके आएंगे ऐड करने के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो हमने क्या किया कि एक लाइन ऐसे खींचा जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो ये वाई एक्सिस के अलाउंग लाइन खींच गया है ना। तो ये जो M1G था जो वाई में भी नहीं था एक्स में भी नहीं था, तो अब इसके साथ एंगल बना के, एंगल बना रहा है इस लाइन के साथ, तो ये हो जाएगा M1G cos थीटा, और इधर नॉर्मल हो गया। साथ ही साथ इसका एक कंपोनेंट आएगा M1G sin थीटा, ये एक्स डायरेक्शन में आ गया। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो M1G था अगर इसको हमने कंपोनेंट में ब्रेक कर लिया तो एक तो एक्स डायरेक्शन में आ गया और एक वाई डायरेक्शन पर आ गया, तो अब हमको ऐड करना आसान हो गया। यही कोशिश है कि हमेशा हम लोग इस लाइन के मतलब इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक लाइन खींच रहे हैं, और ये परपेंडिकुलर कुछ नहीं है, ये वाई एक्सिस है, और इस प्लेन के अलाउंग कुछ नहीं एक्स एक्सिस है। समझ में आई बात? तो इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे M1 के लिए और M2 के लिए। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लिखेंगे फॉर M1 के लिए देख लो, M1 के लिए देखो, क्लियर है। अब देखो एक्सीलरेशन की हम लोग बात करें तो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन थोड़ा देखते हैं इसमें क्या आता है। अगर इस बॉडी को हम लोग इस तरीके से फोर्स लगा खींच रहे हैं तो बॉडी इसी डायरेक्शन में मोशन करेगा, तो एक्सीलरेशन का भी डायरेक्शन यही हो जाएगा। ठीक है, एक्सीलरेशन का डायरेक्शन नहीं होगा, तो एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में जो फोर्स होगा वो पॉजिटिव होगा। तो एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में फोर्स क्या यहाँ दिख रहा है, F, और एक्सीलरेशन के अपोजिट में क्या दिख रहा है, M1G sin थीटा और T। तो हम यहाँ लिखेंगे F माइनस M1G sin थीटा। M1G sin थीटा को निगेटिव क्यों लिए, क्योंकि एक्सीलरेशन के अपोजिट में है M1G sin थीटा, देख रहे हो ना, एक्सीलरेशन के अपोजिट में है M1G sin थीटा, इसलिए हमने इसको निगेटिव रखा है। साथ ही साथ यहाँ T भी निगेटिव होगा, क्योंकि T जो है M1 के लिए जो T फोर्स एक्ट कर रहा है वो भी एक्सीलरेशन के अपोजिट में है, तो यहाँ हम लिखेंगे माइनस टी इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, मास M1 और एक्सीलरेशन टू ए। तो इक्वेशन फर्स्ट ए हो गया, क्लियर है। अब उसी तरह से हम लोग बात करेंगे M2 के लिए, तो हम यहाँ लिखेंगे फॉर M2 के लिए देख लो भाई, ठीक है ना। M2 के लिए, M2 देखो एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में टेंशन है तो T पॉजिटिव हो जाएगा, और एक्सीलरेशन के अपोजिट में है M2G sin थीटा इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, मास है M2 और एक्सीलरेशन है A। ये हो गया इक्वेशन सेकंड, ठीक है ना। दो इक्वेशन हमको पता होगा, ओके। तो अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो फर्स्ट प्लस सेकंड कर लो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, F माइनस M1G sin थीटा प्लस T माइनस M2G sin थीटा इक्वल टू ए कॉमन ले लोगे तो आ जाएगा M1 प्लस M, यही आ जाएगा, देख लो। ये दोनों को ऐड करेंगे राइट साइड में, तो ए तो दोनों में आएगा ना, तो ए कॉमन लिया तो M1 प्लस M2 होगा। कुछ कैंसिल होगा क्या देख लेते हैं, है ना। यहाँ जो हमारे पास आएगा F माइनस, और यहाँ F माइनस M1G sin थीटा, और यहाँ एक चीज मिसिंग है उसको हम लोग देख लेंगे। यहाँ फर्स्ट इक्वेशन का देखो, फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, F माइनस M1G sin थीटा और साथ में T भी तो है, तो माइनस T। तो क्या कैंसिल होगा भाई, बिल्कुल होगा, देखो प्लस माइनस ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, F माइनस M1G sin थीटा माइनस M2G sin थीटा। तो हम लोग इसको ऐसा करेंगे, इसको नेक्स्ट पेज में हम लोग, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, आप इसको नोट कर लो। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो F माइनस, यहाँ लिखेंगे F माइनस M1G sin थीटा माइनस M2G sin थीटा, ठीक है ना। M1G sin थीटा माइनस M2G sin थीटा, M2G sin थीटा इजिकल टू A इंटू M1 प्लस M2, M1 प्लस M2।
तो हमारे पास जो आ जाएगा, यहाँ से एक्सीलेशन निकाल लेंगे। एक्सीलेशन का वैल्यू आ जाएगा एफ माइनस m1 जी साइन थीटा माइनस m2 जी साइन थीटा अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास एक्सीलेशन पता हो गया जो हमको कैलकुलेट करना था। तो एक्सीलेशन तो हमने निकाल लिया, साथ ही साथ इसमें हमको टेंशन भी निकालना है। तो टेंशन के लिए क्या करते हैं, देखो टेंशन के लिए हम लोग सेकंड इक्वेशन में रख देते हैं। अब कोई स्टूडेंट कहेगा कि क्या फर्स्ट इक्वेशन नहीं ले सकते? फर्स्ट इक्वेशन भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम ऐसा करेंगे, सेकंड इक्वेशन लेंगे तो फर्स्ट में रखो चाहे सेकंड में रखो, ए का वैल्यू आप सेकंड में रखो तो हमको टेंशन निकल जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम सेकंड टी इज इक्वल टू फ्रॉम इक्वेशन सेकंड ले लो। इक्वेशन सेकंड में क्या है, टी इज इक्वल टू m2 जी साइन थीटा प्लस m2 इंटू, देख लो टी इज इक्वल टू क्या आता है, देखो यहाँ से t और m2 जी साइन थीटा यहाँ निगेटिव है और इक्वेशन के इस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इधर लेके गए है तो प्लस m2 जी साइन थीटा हो जाएगा। तो वही हमने लिखा, देखो यहाँ t इज इक्वल टू प्लस m2 जी साइन थीटा और यहाँ है क्या m2 इंटू ए, m2 यहाँ देखो यहाँ क्या है m2 इंटू ए, देख रहे हो ना m2 इंटू ए। तो m2 तो रहेगा, ए का वैल्यू जो हमने कैलकुलेट किया है उसको रखना होगा, ए का वैल्यू हमने इसको कैलकुलेट किया है रख लो। तो f माइनस m1 जी साइन थीटा माइनस m2 जी साइन थीटा है ना, और डिवाइडेड बाय m1, यहाँ प्लस होना चाहिए m1 प्लस m2। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग यहाँ से टेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं, और थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, देखो क्या कैंसिल हो सकता है, जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल करो और टेंशन निकालो, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना इसको। तो यहाँ से टेंशन हमको निकल जाएगा, है ना। अब हम लोग क्या करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला इसका पार्ट क्या है, देखो क्वेश्चन का दूसरा पार्ट क्या है उसको देख लेते हैं। इस तरह का सिचुएशन हमको दिया हुआ है, सेकंड में m2 है और यहाँ पुल्ली से होते हुए एक स्ट्रिंग कनेक्टेड है m1 से। तो अब हमको निकालना है इसका एक्सीलरेशन क्या होगा, साथ ही स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा। तो हम लोग देख लेते हैं कैसे करें, बहुत ही सिंपल है। यहाँ देखो, यहाँ हम लोग क्या करेंगे कि इस फिगर को फिर से ड्रॉ कर लेते हैं तो समझ में आ जाएगा और अच्छे से। यहाँ हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से सिचुएशन हमारे पास, ठीक है, इस तरीके की है और यहाँ ब्लॉक को रखा गया है इस तरीके से, और यहाँ पुल्ली है और यहाँ एक ब्लॉक रखे हुए हैं m1, और यहाँ जो ब्लॉक है वो क्या है, m2 है और स्ट्रिंग से कनेक्टेड है इस तरीके से। तो हमको यही पूछ रहा है, और ये एंगल जो दिया है थीटा, देख लेते हैं m1 और m2 का क्या पोजीशन है, क्या सही सीक्वेंस है हम लोग जो लिए हैं, देख लेते हैं एक बार। हाँ ठीक है, m2 m1 तो वही हमने लिया है, ठीक है ना भाई। यहाँ क्या है m2 m1। चलो अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि इसका हम लोग सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने के लिए ऐसा करते हैं, यहाँ निकालेंगे m2 जी, वेट तो लगेगा m2 जी, ठीक है भाई। अब यहाँ देखो, यहाँ हम लोग क्या करते हैं, एक इसके परपेंडिकुलर एक लाइन खींचेंगे, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो जिसके साथ एंगल बनाया कॉस, तो m2 जी कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर m2 जी साइन थीटा। क्लियर है? और यहाँ कॉन्टेक्ट सरफेस के साथ m2 कॉन्टेक्ट में है तो कॉन्टेक्ट सरफेस फोर्स लगाएगा,